वेलकम टू स्टडी एनसीईआरटी। आज क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि पृथ्वी की गतियां हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से उभर कर आता है, जो कि घूर्णन क्या है या घूर्णन किसे कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है कि परिक्रमण किसे कहते हैं। जब सूर्य के चारों ओर जो हमारे ग्रह हैं वो एक स्थिर कक्ष में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो पृथ्वी की इस गति को मतलब अन्य ग्रहों की भी इस गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष, ये जो पृथ्वी का अक्ष है जिसे काल्पनिक रेखा माना गया है, उसी के मतलब चारों ओर उसी पर स्थिर होके हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से कितनी डिग्री का कोण बनाती है। तो आप आंसर ये करेंगे कि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कक्षीय समतल किसे कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य, जो कि एक तारा है, सिर्फ सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, परंतु पूर्ण रूप से गोल नहीं है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो द्वारा हो सूर्य से दूर होता है वह रात होती है। यहाँ पर दिन और रात के घटना को मेंशन किया गया है कि सूर्य के पास वाले सूर्य की ओर वाले भाग में जो पृथ्वी है, सूर्य की ओर जिस भाग में रहता है वहां पे दिन होती है, और उसके विपरीत भाग में मतलब पृथ्वी के विपरीत भाग में जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं होती है वहां रात्रि होती है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो ग्लोब पर जो वृत्त होता है जो दिन रात को विभाजित करता है, दिन रात को अलग करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। यह वह यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसे कि अ, मतलब ये वृत्त जो है वह अक्ष के साथ नहीं मिलता। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने में कितने घंटे लगाती है बच्चों? 24 घंटे। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। मतलब पृथ्वी पूरे घूर्णन कितने समय में करती है? 24 घंटे में। तो इसी 24 घंटे को दिन माना गया है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दैनिक गति क्या है? कितने समय की है? 24 घंटे की। यहाँ पर आओ करके कुछ देखें, तो ये घर पर करने वाला आपका होमवर्क रहेगा, जो कि आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अक्सर हम सब ये सोचते हैं कि पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले भाग, पृथ्वी के वह भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में बहुत गर्मी पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा ही अंधेरा रहेगा।
और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो सकती। तो आप जान गए कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। यहाँ पर फिर से बताया गया है कि परिक्रमण किसे कहते हैं। तो आपको ये आंसर करना होगा कि पृथ्वी की दूसरी गति जो घूर्णन के अलावा जो गति है परिक्रमण की, वह सूर्य के चारों ओर घूमने वाली है। सूर्य के चारों ओर अक्ष में घूमती है हमारी पृथ्वी और इसी गति को परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 मतलब कि 5 या 6 घंटे के बीच वाले समय को दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इससे नहीं जोड़ते। वास्तव में पृथ्वी हमारी जो है वो 365 दिनों में नहीं बल्कि 365 सही 1/4 दिन में मतलब 365 और 6 घंटे मतलब 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का पूर्ण चक्कर लगाती है। मगर सुविधा के लिए हम 365 दिन को ही एक वर्ष मानते हैं और जो बाकी बचा 6 घंटा है उसको पूरे 4 साल बाद जब ये 6 घंटा जुट-जुट के 24 घंटे में तब्दील हो जाएगा, लगभग 4 वर्ष बाद, तब हम लीप ईयर मानते हैं जिसमें हमारा पूरा वर्ष 365 ना होके 366 दिन का होता है। तब उसे लीप ईयर कहा जाता है। तो आया बच्चों समझ में कि लीप ईयर क्यों मनाते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं है, यह अपने अक्ष अक्ष पर घूर्णन करती है। सॉरी, पृथ्वी गोल है। किसने बताया था? प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है मतलब अपने अक्ष पर स्थित होके घूमती है लट्टू की भांति, इसलिए इसे घूर्णन गति कहते हैं और ये अक्ष पर होती है। और इसका पहली बार पता हमारे प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगाया था। तो आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षों में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था, मैंने बताया था 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। आया समझ बच्चों? इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। ये जो 24 घंटे बन जाते हैं 4 वर्ष बाद, तो इस 24 घंटे को एक दिन मानकर फरवरी के मंथ में मतलब हर 4 साल बाद फरवरी के एक मंथ में 28 दिन ना होकर 29 दिन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये बचे हुए 24 दिन को किसी न किसी मंथ में इंक्लूड करना होता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि लीप ईयर का है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप ईयर किसे कहते हैं बच्चों? और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा है। वैसे आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगी कि लीप ईयर कोई भी साल का मतलब लीप ईयर है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए आप उसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आपके रिमाइंडर कुछ नहीं बचते हैं मतलब रिमाइंडर 0 आता है तो वह ईयर लीप ईयर कहलाएगा। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी किस तरह के पथ पर चक्कर लगाती है? सूर्य का दीर्घवृत्ताकार पथ पर। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी पूरे कक्ष में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और वो किस तरीके से झुकी हुई है कमेंट में जरूर बताइएगा। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। सामान्यतः एक वर्ष को कितने ऋतुओं में बांटा जाता है बच्चों? गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में। यहाँ मुख्यतः 4 ऋतुओं के बारे में मेंशन किया गया है, बट जनरली 6 ऋतुओं का मतलब हमारे भारत में 6 ऋतुओं को देखा जाता है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये 6 ऋतु कौन-कौन से हैं।
ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। तो आप याद रखिएगा और बड़े बुजुर्ग आपसे जब भी पूछें कि अब मौसम चेंज हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, कौन सा रीजन है इसके पीछे, तो आप जरूर बताइएगा कि ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है, पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो आओ करके सीखें, ये आप खुद घर में एज अ टास्क कीजिएगा। इसका हमारे सिलेबस से कोई भी वास्ता नहीं है। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। जैसे कि हमारा पूरा परिक्रमण गति है पृथ्वी का, वह इस तरीके से है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, सूर्य की तरफ झुका रहता है। 21 जून को डेट याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। किस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में देखा जाता है। तो बच्चों, इस डेट को याद रखिएगा कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब कर्क रेखा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, तो बाकी एरिया में जैसे कि ध्रुव है, ध्रुव तो मतलब ऊपर में है, तो वहाँ कम रोशनी पड़ेगी, कम ऊष्मा पड़ेगी, ये जायज़ सी बात है। और इसके कारण ही वहाँ पे ठंड पड़ती है और बर्फ गिरते हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव के रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। 21 जून को किन क्षेत्रों में सबसे लंबी दिन और सबसे छोटी रातें होती है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। तो आप मेंशन करेंगे कि 21 जून को उत्तरी ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें देखी जाती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की किस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो आप मेंशन करेंगे कि 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तब उस पृथ्वी की अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जैसे कि 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती थी। उसी तरीके से 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य के ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। जैसे जैसे वहाँ कंडीशन अप्लाइड हो रहे थे और क्वेश्चंस बन रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। वाइस वर्सा क्वेश्चंस हर एक मतलब इन दोनों टॉपिक्स के लिए है। इसलिए इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर वाइस वर्सा जो कंडीशन अप्लाई होता है, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को हो रहा था, वैसे ही 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिणी अयनांत किसे कहते हैं, या पृथ्वी की किस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। तो आप आंसर करेंगे कि 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने झुक जाता है, तब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तब पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं।
आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इससे तो एक क्वेश्चन भी बन जनरेट हो जाता है कि किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि क्या आप जानते हैं इस बात को। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस बात को जानते थे कि नहीं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जा रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर किस किस दिन सीधी पड़ती है, इस तरह का क्वेश्चन देखा जा सकता है। तो आप जरूर आंसर कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। तो किस अवस्था में सूर्य की ओर झुका नहीं होता कोई भी ध्रुव? तो 21 मार्च और 23 सितंबर के अवस्था में। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो किस किस दिन दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप जरूर आंसर कीजिएगा। और इस अवस्था को, पृथ्वी की इस अवस्था को विषुव कहा जाता है। तो विषुव की अवस्था को देख कब कब हम देख सकते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को बच्चों उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु देखी जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु देखा जाता है। 21 मार्च को स्थिति इसकी विपरीत होती है। तो यहाँ पर वाइस वर्सा का मतलब कंडीशन अप्लाइड होता है। जैसे कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु हो रही है। इसी तरीके से 21 मार्च को अगर उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी, तो उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु देखी जाती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु देखी जाती है, यही एक बात बताया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण, इन दोनों के कारण ही दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन देखा जाता है। घूर्णन के कारण दिन और रात और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन का होना देखा जाता है। यहाँ पर आओ करके देखें, यहाँ पर मेंशन किया गया है जो कि आपको सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, आपको एंजॉयमेंट के लिए घर में देखना है। और इसी तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके हर एक क्वेश्चंस को मैं अपने चैनल पे ही डिस्कस करूँगी। और इसके अन्य क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, अ, इसके हर एक क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए मैं समझाऊंगी और अपने ही चैनल में अपलोड करूंगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर एक तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। और इस तरह की अच्छी पढ़ाई के लिए आप हमेशा बने रहिएगा। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मत ज़रूर प्रस्तुत करें।